अच्छे हो तो जल्दी आते क्यों नहीं हो क्लास में? 10-10 मिनट में क्लास स्टार्ट होती है। भूल जाते हो क्या? सो रहे होते हो क्या? अरे बाप रे! झाड़ू पोछा 1 घंटे बाद कर लिया करो। झाड़ू पोछा तो हो जाएगा। नाश्ता कर लिया सबने? नाश्ता करके बैठते हो या भूखे आके बैठ जाते हो? नहीं किया? ऐसे ही 1 घंटा खाली पेट बैठोगे? कुछ ले लिया करो, जूस वूस ले लिया करो। 10 बजे तक कौन भूखा रहता है? कोई फ्रूट खा लो, जूस पी लो। बाद में अच्छे से भरपेट नाश्ता किया करो। ओके। यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की रीडिंग की। पेज नंबर 63 है हमारा। ठीक है, 2 चैप्टर्स बचे हैं, इनको आज खत्म करके इंग्लिश को रैप अप कर लेते हैं। पे मैम ये वीडियोस भी अपलोड होगी ना? हाँ, सारी अपलोड हो जाएंगी। संस्कृत की अभी की नहीं है, हिंदी और सीटीपी की हो गई है। संस्कृत की कर दूंगी, इंग्लिश की भी कर दूंगी, सारे सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। तो 3rd चैप्टर हमारा रीडिंग के ऊपर है। ठीक है, लिसनिंग स्पीकिंग हमारी पहली 2 स्किल हो गई। अब तीसरी जो स्किल आती है वो आती है रीडिंग, यानी कि पठन कौशल। ठीक है, तो जब हम किसी प्रिंटेड टेक्स्ट को या किसी लिखे हुए टेक्स्ट को, रिटन टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं या उसको समझते हैं, उसके लेटर्स को देखते हैं, उन्हें पहचानते हैं, उनकी साउंड को समझते हैं, उसे बोला जाता है रीडिंग। ठीक है, किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट या रिटन टेक्स्ट को देखना, उसकी साउंड को रिकॉग्नाइज करना, उसके लेटर्स को रिकॉग्नाइज करना, दैट इज रीडिंग। ठीक है, इसके अंदर बेटा ये क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर में, जिसमें मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग करके आ जाता है। तो मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग में आपने रीडिंग स्किल के बारे में जितना जानते हैं वो लिखना है। जैसे मैकेनिक्स में आपने ये जो डायग्राम आपकी बुक में बना है ये बना सकते हो। ठीक है, कि रीडिंग जो होती है इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला होता है एक सिंबल, जैसे कि मैंने एक सिंबल बनाया ए। इस ए की एक होगी साउंड। ठीक है, क्या साउंड है? ए या अ। ठीक है, और उसका होगा एक सेंस, एक मीनिंग होगा, कोई तुक होगा उसका। तो वो बनेगी रीडिंग आपकी। ठीक है, अगर आपने अब्बा जब्बा डब्बा लिख दिया है, झिंगा लाला शका लाला लिख दिया है, ठीक है, तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। साउंड है, लेटर्स हैं, बट कोई सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, तो रीडिंग का कोई वो स्किल नहीं माना जाएगा। ओके, या आप पढ़ रहे हो तो कि जैसे रीडिंग इज अ प्रोसेस, ऐसे करके आप पढ़ते चले गए ब्ला 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 करके, तो वो रीडिंग नहीं होगी। राइट, रीडिंग क्या है कि आपने उस सिंबल को देखा, पहचाना, उसकी साउंड को जाना और उसके सेंस को समझा। सेंस से यहाँ पे क्या मतलब है? मीनिंग से, मतलब से, कि मीनिंगफुल होना चाहिए वो जो रिटन टेक्स्ट है। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग जो होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है? पहली चीज आप क्या ग्रहण करते हो वो होता है आई मूवमेंट। आई मूवमेंट का मतलब क्या है कि आप लेफ्ट से राइट पढ़ते हो इंग्लिश में, हिंदी में लेफ्ट से राइट पढ़ते हो, उर्दू में राइट से लेफ्ट पढ़ते हो, तो आपकी जो आंखें हैं वो कैसे मूव कर रही हैं। तो आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो उस लैंग्वेज को किस डायरेक्शन से पढ़ा जाता है, उस डायरेक्शन में क्या आपकी आईज मूव कर रही हैं। तो आप रीडिंग से एक तो आई मूवमेंट जो होता है इसको एक्वायर कर लेते हो। कोई आपको सिखाता नहीं है ये चीज कि बेटा यहाँ से यहाँ देखना है, लेफ्ट से राइट देखना है, इतना देखना है, इतना नहीं देखना है, या खुद एक्वायर कर लेते हो, सीख खुद ग्रहण कर लेते हो।
ठीक है। दूसरा बेटा आई स्पैन। आई स्पैन क्या होता है कि आप एक नज़र में कितने वर्ड्स देखते हो। ठीक है, अब मान लीजिए मैं बोर्ड पे से कुछ कॉपी कर रही हूँ अपनी नोटबुक में, तो मैं छोटी बच्ची तो हूँ नहीं कि मैं छोटी बच्ची हूँ तो एक एक स्पेलिंग देखूंगी। एक्विजिशन वर्ड है तो मैं ए देख के फिर ए लिखूंगी, फिर सी देख के सी लिखूंगी, फिर क्यू देख के क्यू लिखूंगी, ऐसा तो नहीं है। मैं एक बड़ी इंसान हूँ। ठीक है, तो मैं अगर बोर्ड पे मैम ने कुछ ऐसे वैसे लिखा हुआ है तो मैं एक नज़र में 5-6 वर्ड एक साथ देखूंगी। जैसे एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर आई मूवमेंट, मैंने इतना बड़ा एक साथ देख लिया, उसको लिख लिया। विच इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इतना देखा, उसको लिख लिया। इन केस ऑफ इंग्लिश, तो ये आई स्पैन होता है कि आप एक नज़र में कितने वर्ड्स को एक साथ देख रहे हो। अगर मैं रीडिंग भी कर रही हूँ तो द प्रोसेस ऑफ रीडिंग मैंने एक साथ देखा। वाइल रीडिंग अ गुड रीडर डज नॉट लुक एट इंडिविजुअल लेटर्स कंपोजिंग अ वर्ड और इवन अ वर्ड इटसेल्फ। तो मैं पूरा एक साथ देख रही हूँ, मैं 3-4 शब्द जो है, इसको बोलते हैं आई स्पैन। तो ये जो आई स्पैन होता है, ये प्रॉपर कब होता है, जब आप एक साथ 3-4 शब्द देखते हो। तो ये भी आप रीडिंग से अपने आप सीख जाते हो, एक्वायर कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद जो सिंबल्स आप देख रहे हो उनकी साउंड और उनको ट्रांसलेट करने की एबिलिटी, और उसके बाद उन ट्रांसलेटेड साउंड्स के साथ एक मीनिंग जोड़ना। अब हमने लाइन पढ़ी है कि व्हाइल रीडिंग अ गुड रीडर डज नॉट लुक एट इंडिविजुअल लेटर्स कंपोजिंग अ वर्ड और इवन अ वर्ड इटसेल्फ। ठीक है, साउंड मैंने दे दी, सिंबल यहाँ पे लिखे हुए थे, इसका मीनिंग क्या है कि रीडिंग करते टाइम एक अच्छा रीडर जो है वो एक हर एक लेटर को नहीं देखता है, बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखता है एक साथ। ठीक है, ये मैकेनिक्स है रीडिंग का, ये मैकेनिक्स आपने अच्छे से समझाना है। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 64 पे आओ कि क्या रीजंस हैं कि बच्चे रीडिंग में फेल हो रहे हैं। रिटार्डेशन मतलब फेल टू लर्न टू रीड, वहाँ पे लिख लो। कभी कभी रिटार्डेशन करके नहीं आता है, आ जाता है नॉट डेवलप्ड या फेलिंग, ये वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई इंडिया के अंदर की बात हो रही है, इंडिया में इंग्लिश रीड करने में बच्चे हमारे पीछे क्यों रह रहे हैं। तो पहली चीज कि एक इंग्लिश जो है ये डिफिकल्ट एक्सरसाइज है क्योंकि हमारी मातृभाषा अलग है। ठीक है, एग्जाम सिस्टम जो है उसमें रीडिंग के लिए कोई प्लेस ही नहीं है, रीडिंग होती नहीं है, बस रिटन 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 रिटन। ठीक है, क्लासेस में इतनी ज्यादा बच्चे हैं, 40 से 50 की, हर बच्चे को रीडिंग का मौका नहीं मिल पाता है। ठीक है, रीडिंग जो है उसको वो जगह नहीं मिली है मदर टंग के अंदर जो इंग्लिश को मिलनी चाहिए। टीचर्स जो है रीडिंग स्किल की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। ज्यादातर स्कूलों में ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो होता है आपका, उसको उसके जरिए से पढ़ाया जाता है, बच्चों को रीडिंग करवाई ही नहीं जाती। टेक्स्ट बुक मटेरियल जो है वो अपग्रेडेड नहीं है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स को खुद रीडिंग नहीं आती अच्छे से, और कोई क्लियर कट एम नहीं पता लोगों को कि रीडिंग से होगा क्या। ठीक है, एक्सपर्ट टीचर्स नहीं है स्कूल्स में, तो इस वजह से रीडिंग स्किल जो है वो बच्चों की पीछे छूट रही है। फिर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों सिखाएं हम रीडिंग स्कूल के अंदर। तो भाई इसलिए सिखानी है ताकि बच्चे की प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, जब वो बोलेगा आप सुनोगे तो आप उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करोगे, वो फ्लुएंट बोलेगा, उसको समझ आएगा, उसको मज़ा आएगा, उसकी हैबिट बनेगी, एक्यूरेट पढ़ेगा वो। ठीक है, प्यूपिल्स जो है इंग्लिश के मटेरियल्स स्कूल के बाहर भी पढ़ेंगे, फिर जैसे मैगजीन, ड्रामा, न्यूज़पेपर, अप्लाई करेंगे इंग्लिश को अलग अलग सिचुएशंस में, इंटरप्रेट कर पाएंगे, आई स्पैन उनका बड़ा होगा, ज़्यादा वर्ड्स को एक्वायर कर पाएंगे। ठीक है, फिर आता है रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। क्या होता है, तो रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है पढ़ के समझना, समझ के पढ़ना, सॉरी, कि जब आप रीड कर रहे हो तो आपको वो लाइंस समझ आ रही हैं, और अगर आप रीड करते करते ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मुझे समझ नहीं आया, तो आप वापस से पीछे जाके उसको रीड करोगे और उसको समझोगे। वो होता है रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक के बाद टेक्स्ट बुक से अलग और क्या पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए, तो बच्चों से सिंपल से क्वेश्चंस पूछो, यस नो वाले, आंसर वाले। ठीक है, ताकि बच्चों ने जो रीड किया है, बच्चों को एक चैप्टर दे दो रीड करने के लिए, फिर उसमें से सवाल पूछो, रीड कर लिया, अब रीड करने के बाद क्या करें, क्या करवाएं एक्टिविटी ऐसी, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, उनको डिस्कशन करने को दो, जैसे कि कोई स्टोरी है कि बताओ गोलू मोलू है तो उनका क्या फीचर्स हैं, उनका कैरेक्टर डिस्कस करो। ठीक है, स्टोरी की थीम बताओ, स्टोरी को टाइटल दो, स्टोरी का मॉरल बताओ, ये सब डिस्कशन होते हैं, ये पोस्ट एक्टिविटीज होती है रीडिंग करवाने के बाद की। अब ये चीजें स्कूल्स में नहीं हो रही हैं, टीचर खुद ही रीड कर देता है, खुद ही समझा देता है, खुद ही क्वेश्चन आंसर करवा देता है, बच्चों को वो चीज़
करने ही नहीं देता। अब मैं अपने बेटे को क्या करती हूँ, वो जब उसका टेस्ट होता है, कभी भी इंग्लिश हिंदी कोई भी टेस्ट होता है, मैं उसको बोलती हूँ पहले आप चैप्टर पढ़ो, चैप्टर पढ़ो, समझो, उसके वर्ड मीनिंग्स देखो क्या है, उसके बाद खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, मैम ने जो लिखवाया है उस पर मत जाओ। ठीक है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिल्कुल कभी उसका एग्जाम हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, ही नेवर लर्न्स, वो लिखता भी नहीं है, उसको लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैं उसको बोलती हूँ कहानी पढ़ लो एक बार अच्छे से, नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछ लो। लेकिन उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो मतलब इंग्लिश मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी बोलता है, पता नहीं कहाँ से सीख गया, मैंने तो नहीं सिखाई लैपटॉप से सीख गया होगा, वीडियो गेम्स वगैरह देख देख के। लेकिन वो रीडिंग, मैंने उसकी रीडिंग पे पहले काम किया था जब छोटा था, इंग्लिश की और हिंदी की, कि पढ़ना आना चाहिए, तो वो पढ़ता है, स्टोरी समझता है, ठीक है, और एक बार बस क्वेश्चन आंसर्स देखता है, मुझे बोलता है कि इसका ये आंसर होगा, बताओ सही है या नहीं है, मैं कहती हूँ हाँ सही है। अगले दिन वो टेस्ट देके आता है, उसके बढ़िया मार्क्स आते हैं एकदम, स्पेलिंग एरर हो जाते हैं उसके एक दो, ठीक है, उसके लिए मैं उसको करेक्शन करवा देती हूँ कि इसको 2-3 बार लिख ले, आ जाएगी स्पेलिंग भी। तो ये वाली चीज होती है कि रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कि बच्चा जो है उसको चैप्टर पहले पढ़ाओ, कि वो समझ के पढ़ेगा, तो अपने आप आपको उसको रट्टा करवाने की जरूरत ही नहीं है। क्लास 3rd का बच्चा है वो, सोचो, सेकंड में, फर्स्ट में उसने हमेशा ऐसे ही प्रैक्टिस की है, टीचर्स जो है उसके टीचर्स को इतनी इंग्लिश नहीं आती जितनी उसको आती है, ये वाले हाल हो रखे हैं उसके। तो बच्चों पे कभी भी आपने प्रेशराइज नहीं करना, कभी भी, मतलब रीडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दो, ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों में लैंग्वेज डेवलप करने का। कोई भी लैंग्वेज आप किसी भी लैंग्वेज डेवलप करना चाह रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट के आप टीचर हो, एसएसटी, साइंस, तो बच्चों को जरूर वो रीड करवाओ। जब खुद रीड करेंगे ना, तो उनको, जब वो पहले ही रीड कर लेंगे, फिर आप जब समझाओगे तो वो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ये फैक्ट है, इसको चेंज नहीं कर सकते हम। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अभी मैंने आपको वही चीज बताई कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के समझना। इसमें फिर आगे है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल एंड लोकल कॉम्प्रिहेंशन। ग्लोबल और लोकल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है बेटा, देखो पेज नंबर 66 पे है, ये 2-2 मार्क्स में आ जाते हैं। ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं तुम्हारी, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम पैराग्राफ की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, ग्लोबल मतलब पूरा, ओवरऑल, ठीक है, तो पूरी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं बच्चे की, कि बच्चे को एक एक लाइन समझ आई, एक एक वर्ड समझ आया कि नहीं आया। और लोकल क्या है, लोकल यानी कि अपने आसपास का, ठीक है, अंदर अंदर का ओवरव्यू। तो इसके अंदर क्या होता है, लोकल कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ये पता चले कि बच्चे को मेन जो पॉइंट है, इसका मेन जो समरी है, जो सार है, ठीक है, जो इसकी ये कहना क्या चाह रही है स्टोरी, ये पैसेज कहना क्या चाह रहा है, बस ये समझ आ जाना चाहिए, आउटलाइन, ओवरव्यू। ठीक है, ये लोकल क्वेश्चंस होते हैं, लोकल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इन्फ्रेंसेस, एनालिसिस एंड एक्सट्रापोलेशन। ये क्या थे, ओके, इन्फ्रेंस का मतलब होता है बेटा पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकालना। आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आप उसका कंक्लूजन निकालो कि आखिर इस चैप्टर में था क्या। जैसे आपने एनसीईआरटी की बुक्स अगर देखी होंगी, तो बहुत सारी बुक्स में, एसएसटी की बुक्स में यूजुअली, पॉलिटिक्स की जो बुक्स होती थी उसमें लास्ट में कंक्लूजन दिया जाता था कि पूरा चैप्टर जो है वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इन्फ्रेंसेस होते हैं जब आप किसी चीज को पढ़ के, पैराग्राफ को पढ़ के, स्टोरी को पढ़ के, उसमें से उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो निकालते हो। ठीक है, जैसे हमने एक स्टोरी पढ़ी, वो वाली अंगूर खट्टे हैं वाली, ठीक है, तो अंगूर खट्टे हैं में से हमने एक क्या निकाला, सेंट्रल आइडिया निकाला, कि जब कोई चीज हमें हासिल नहीं होती तो हम उस पर एक एक्सक्यूज दे देते हैं कि ये तो चीज ही बेकार है ना। हम ऐसे ही करते हैं, जब हमें कोई चीज नहीं मिलती है तो हम थक हार के क्या कहते थे, अरे छोड़ो ना, चीज ही बेकार है, एक फालतू में पैसे खर्च करती मैं इसके ऊपर, अपने मन को समझाते हैं। ये बात सही है, ठीक है, तो ये इन्फ्रेंसेस होते हैं। एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस होता है किसी टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ठीक है, आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है, अब उस प्रॉब्लम को आप क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दो और उसके हर पार्ट को आप जो है सॉल्व करो। ठीक है, एक एक पार्ट को अलग अलग सॉल्व करो, वो होता है एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। और फिर आता है एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन होता है बेटा अपनी ओपिनियन देना, अपना जजमेंट देना। जैसे आप से बोला जाएगा
कि ये जो स्टोरी है इसको अपने शब्दों में लिखो, या ऑथर जो है वो इसमें क्या कहना चाह रहा है इस पे अपनी ओपिनियन बताओ। जैसे सवाल आते हैं ना कि डू यू एग्री विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, या डू यू एग्री विद द ऑथर, तो आपकी राय पूछी जा रही है, वो एक्स्ट्रापोलेशन होता है, आपकी ओपिनियन। ओके, फिर नीचे आते हैं हमारे कि इन्फ्रेंसेस और एनालिसिस को समझने के लिए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग आती है। इंटेंसिव रीडिंग जो होती है बेटा, इसका मतलब होता है डिटेल्ड स्टडी, जो गहन पठन पढ़ाया था मैंने हिंदी में आपको, एक एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। और एक्सटेंसिव रीडिंग होती है जो आप अपने मजे के लिए पढ़ते हो, ओवरव्यू लेने के लिए, जैसे आप कॉमिक्स बुक पढ़ते हो, मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, तो ये आपके मजे के लिए होती है, प्लेजर के लिए होती है, आपको मजा आ रहा होता है इसलिए पढ़ रहे होते हो, ठीक है। फिर आ जाओ पेज नंबर 68, इंटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या है कि आप उसको चैप्टर की एक एक बारीकी को समझ रहे हो, एकदम ध्यान से, डिटेल्स, वोकैबलरी, स्ट्रक्चर, एक एक चीज समझ रहे हो। इससे क्या होगा कि आप इंग्लिश जो है उसको करेक्टली समझोगे, बोलोगे, लिखोगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कमांड बढ़ेगी इंग्लिश पे, बिना डरे लैंग्वेज को यूज कर पाओगे, सही प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन यूज कर पाओगे, ठीक है, टेस्ट बढ़ेगा आपका। प्रोसीजर क्या दे रखा है, अगर आपको इंटेंसिव रीडिंग करानी है क्लास में, कैसे कराओगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो टीचर जो है पहले एक इंट्रोडक्शन देगा क्लास में कि चलो बच्चों आज जो है हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, क्या तुमने ये वाली कहानी पहले सुनी है, क्या तुम्हें पता है जंगल कैसे होते हैं, जंगल में कौन से जानवर होते हैं, ठीक है, क्या तुमने गोलू मोलू के बारे में सुना है, क्या तुम जानते हो ढोलकपुर कहाँ है। इस तरीके से एक इंट्रोडक्शन देगी बच्चों की पुराने नॉलेज को खंगालने के लिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेगी, मॉडल रीडिंग, यानी पढ़ के बताएगी। पहले टीचर रीडिंग करेगी, ठीक है, कैसे रीड करेगी, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, स्ट्रेस के साथ, इंटोनेशन के साथ। जैसे कि डायलॉग चल रहे हैं, ओ राम वेयर आर यू, तो राम उधर से बोल रहा है आई एम हेयर वेयर आर यू, तो सवाल जैसे पूछा जाता है उस तरीके से जवाब जैसे दिया जाता है, बिल्कुल वैसे पढ़ के दिखाएगी बच्चों को, ठीक है। फिर स्टेप 3 में वो क्या कहेगी, वो सारे बच्चों को बोलेगी कि अब तुम सब मिलके पढ़ो, लाउड रीडिंग करो। तो बच्चे जोर जोर से बोल के पढ़ेंगे। जब बच्चे जोर जोर से बोल के पढ़ेंगे तो वो उनकी प्रोनाउंसिएशन को पकड़ेगी, कहाँ गलत पकड़ रहा है, कहाँ पे इंटोनेशन ऊंचा जा रहा है, कहाँ पे नीचा जा रहा है, कहाँ जोर देना है, कहाँ रिदम जा रही है, ठीक है। फिर स्टेप 4 में टीचर क्या करेगी, उस चैप्टर को एक्सप्लेन करेगी, जो भी उसमें नए वर्ड्स आए हैं, फ्रेजेस, सेंटेंस, पैटर्न, ग्रामर, ये सब। स्टेप 4 में क्या होगा, टीचर अब बच्चों से सवाल करेगी, मैंने भी, तुमने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने समझा दिया, अब कॉम्प्रिहेंशन होगा। अब मैं ये चेक करूंगी तुम्हें कितना समझ आया, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझना, ठीक है। तो ये स्टेप्स है। एडवांटेज क्या है भाई, इंटेंसिव रीडिंग से एक तो वोकैबलरी अच्छी हो जाती है, एक्टिव वोकैबलरी बढ़ती है, बच्चे ग्रामर सीख जाते हैं, एक्सप्रेशन सीख जाते हैं बच्चे। लिमिटेशन क्या है कि इसमें मज़ा नहीं आता, बोर हो जाएगा बच्चा जल्दी से, ठीक है, क्योंकि उस पर हर एक चीज़ पे टोका जा रहा है उसको, यूटिलिटी इसकी लिमिटेड है, ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग होती है नॉन डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, यानी जो मजे के लिए पढ़ी जाए, ओवरव्यू लेने के लिए, ठीक है, आइडिया लेने के लिए, बस कि ये कहना क्या चाह रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों की नॉलेज एनरिच होती है, टेस्ट बढ़ता है, ठीक है, समझ के पढ़ते हैं, स्पीड आती है, वही जो इंटेंसिव में ना वही बता देना। इसके स्टेप्स क्या हैं, पहले टीचर जो है इंट्रोडक्शन देगी, उसके बाद अनफेमिलियर वर्ड्स के मीनिंग बताएगी, फिर बच्चों को बोलेगी चुपचाप बैठ के रीडिंग करो 20 मिनट के लिए, फिर क्वेश्चन लिखेगी ब्लैक बोर्ड पे और बच्चों से बोलेगी इनके आंसर दो, ठीक है। बच्चों ने जो साइलेंट रीडिंग की थी उसके आधार पे उनका कॉम्प्रिहेंशन चेक करेगी कि इनको चुपचाप बैठ के पढ़ने से क्या समझ आया, फिर उनको होमवर्क देगी, ये स्टेप है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज होगा, बच्ची ने खुद से क्या समझा वो आइडियाज कलेक्ट करेगी, ठीक है। पूरी क्लास बिजी और एक्टिव हो गई साइलेंट रीडिंग में, वोकैबुलरी बढ़ेगी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा, ये सारी चीजें इसकी एडवांटेज हो गई। फिर आता है ओके दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। रीडिंग स्ट्रैटेजीज, किन स्ट्रैटेजीज से आप रीडिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो जैसे टू मेक प्रिडिक्शन, पहली स्ट्रैटेजी क्या है, टू मेक प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन से क्या होता है, अगर मैं बच्चों से बोलूं कि बेटा ये चैप्टर है, इसकी पिक्चर देखो, इसका टाइटल देखो, अब प्रिडिक्शन लगाओ, अनुमान लगाओ इस चैप्टर में है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है, इसमें क्या हो सकता है, ये स्टोरी क्या दर्शा रही है, ठीक है, ये होता है प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन से क्या होता है, बच्चा एक्टिव रीडिंग करेगा, इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। प्रिडिक्शन चाहे सही हो या गलत हो, इनकरेक्ट प्रिडिक्शन भी ये अगर है
तो एटलीस्ट उसने रीड तो किया। ठीक है, तो वो पिक्चर्स को देखेगा, कंटेंट देखेगा, हेडिंग, डायग्राम, फीचर्स देखेगा, अपने प्रिडिक्शन को लिखेगा। ठीक है, वर्ड्स और फ्रेजेस देखेगा जो उसकी प्रिडिक्शन के साथ मैच करेंगी। रीड करते टाइम वो अपने प्रिडिक्शंस को रिवाइज करेगा, नए प्रिडिक्शंस बनाएगा, अनुमान लगाएगा। ठीक है, दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है रीडिंग करवाने के लिए बच्चों को? विजुअलाइजेशन। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो विजुअली सोचते हैं, अपने दिमाग में रिलेशनशिप्स, मूवमेंट, कलर्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि बच्चों को बोलेंगे कि अपने दिमाग में एक फिक्शनल स्टोरी बनाओ। ठीक है, एक स्टोरी बनाओ, उसके अंदर कैरेक्टर्स डालो, प्लॉट डालो। प्लॉट क्या होता है कि कहाँ पे हो रहा है, बैकग्राउंड क्या है, मौसम कौन सा है, किस वक्त हो रहा है, स्पेस क्या है। ठीक है, बच्चों को बोलो कि उस प्रोसेस को इमेजिन करें, अपने दिमाग में एक्सप्लेन करें, उसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव यूज करें, डायग्राम्स डालें। ठीक है, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, एक इंफॉर्मेशन जो है उसको लिखें, फिर एक ग्राफ बनाएं, उसका स्केच बनाएं या डायग्राम बनाएं एक पेपर के ऊपर। ठीक है, फिर टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस, बच्चों से आप सवाल पूछिए। तो रीडिंग करने से पहले टाइटल या चैप्टर की हेडिंग के आधार पे बच्चों से सवाल पूछिए। रीडिंग करते टाइम बीच बीच में रोक कर बच्चों से सवाल पूछिए। ठीक है, फिर रीडिंग करने के बाद भी बच्चों से सवाल पूछिए। टू रीटेल एंड समराइज, कहानी पढ़ने के बाद, समझाने के बाद बच्चों को बोलो इसको समराइज करके दो, अपने शब्दों में ये कहानी मुझे समझाओ। ठीक है, उसके बाद टू कनेक्ट द टेक्स्ट टू लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो कहानी आप उनको समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, उसको उनकी निजी जीवन से, उनकी असल जिंदगी से जोड़ दो, उनकी प्रायर नॉलेज खंगाल के लेकर आओ। जैसे कि अगर हम एक कहानी पढ़ रहे हैं कि गोलू मोलू बहुत अच्छे दोस्त थे, वो अपने दोस्त भीम से मिलने ढोलकपुर जा रहे थे, ढोलकपुर जाने के लिए बीच में एक जंगल पड़ रहा था। ठीक है, तो उनको जंगल के बारे में पूछो सवाल, राइट, दोस्ती के बारे में सवाल पूछो। तो इससे उनकी असल जिंदगी से चीजों को जोड़ो। फिर ये जो वर्ड अटैक स्ट्रैटेजी है बेटा, ये अलग से क्वेश्चन आता है, मतलब इसमें तो आप लिख ही सकते हो, लेकिन ये अलग से भी आ रखा है। ठीक है, वर्ड अटैक स्ट्रैटेजी क्या होती है? वर्ड अटैक स्ट्रैटेजी का मतलब होता है बच्चे जो है प्रोनाउंसिएशन को डिकोड करते हैं। ठीक है, उसको तोड़ के समझते हैं, अनफेमिलियर वर्ड्स को समझते हैं। ठीक है, तो पहला होता है इसमें टू यूज पिक्चर क्लूज। पिक्चर क्लूज क्या है? आपने एक पिक्चर दे दी बच्चे को, ठीक है, और अब आप उससे पूछो क्या इस पिक्चर में लोग हैं, ऑब्जेक्ट हैं, एक्शंस हैं, ठीक है, इनका कोई सेंस है यहाँ पे होने का, इनसे सेंटेंस बनवाओ। ठीक है, जैसे कि आपने एक पार्क की पिक्चर दे दी, बच्चा सेंटेंस बना रहा है, देयर इज अ चाइल्ड स्विंगिंग। ठीक है, या देयर इज अ वुमन सिटिंग ऑन द मैट इन ऑन द ग्रास ईटिंग एन एप्पल। अब इसका एक मीनिंग भी होना चाहिए सेंटेंस का, राइट, इस तरीके से। दूसरा, टू साउंड आउट द वर्ड। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर एंड से ईच लेटर साउंड आउट लाउड। ब्लेंड द साउंड्स टुगेदर एंड ट्राई टू से वर्ड। जैसे कि फोनिक्स सिखाते हैं हम बच्चों को। ठीक है, तो आप बच्चों को बोलो कि एक एक लेटर पढ़ो, इसका एक एक लेटर की साउंड पढ़ो। जैसे कि कौन सा वर्ड बताऊं? ब्लेंड ले लो। ठीक है, ब्लेंड वर्ड ले लो, तो कैसे बोलेंगे? ब ले ए न ड। ठीक है, ऐसे बोला, फोनिक्स बोले। अब इसको बोलो मिक्स कर दो, ब्लेंड कर दो, तो बच्चा ब्लेंड कर देगा, ब ल ए न ड, ब्लेंड, ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करवा सकते हो। फिर लुक फॉर चंक्स इन द वर्ड, फेमिलियर लेटर चंक्स, टुकड़े ढूंढो शब्द में। ठीक है, दे में बी साउंड, सिंबल, प्रीफिक्स, सफिक्स, एंडिंग, होल वर्ड और बेस वर्ड। जैसे एक वर्ड है अनफेमिलियर, तो इसमें अन चंक हो गया, फे चंक हो गया, मी चंक हो गया, ली चंक हो गया, अर चंक हो गया, ऐसे तोड़ दिया। या अन एक चंक, फेमी एक चंक, लियर एक चंक, है ना, या अन एक, फेमिलियर एक चंक। टुकड़ों में तोड़ दो शब्द को, बच्चा पढ़ लेगा, उसको प्रोनाउंस कर लेगा। उसके बाद कनेक्ट टू अ वर्ड यू नो, थिंक ऑफ अ वर्ड दैट लुक्स लाइक द अनफेमिलियर वर्ड। कोई शब्द ऐसा आपके सामने आया है जो आपको नहीं पहचानने में आ रहा, तो उसको ऐसे वर्ड के साथ जोड़ने की कोशिश करो जो आप जानते हो। ठीक है, फेमिलियर वर्ड को अनफेमिलियर वर्ड से जोड़ो। डिसाइड इफ द फेमिलियर वर्ड इज अ चंक और फॉर्म ऑफ द अनफेमिलियर वर्ड। जैसे कि आपका सेंटेंस है, मान लो अनग्रेटफुल। आपको अनग्रेटफुल आपने पहली बार देखा है, लेकिन ग्रेटफुल देखा हुआ है आपने। ठीक है, तो ग्रेटफुल के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। टू री रीड द सेंटेंस, अगर बच्चों को बोलो कि बार बार एक सेंटेंस को रीड करें, उसमें से उसका मीनिंग निकालें, कहना क्या चाह रहा है वो सेंटेंस। कीप रीडिंग, फेमिलियर वर्ड्स को रीड करते रहो, क्लूज ढूंढते रहो, वर्ड को रिपीट करो। ठीक है, प्रायर नॉलेज यूज करो बच्चों की। ये वो स्ट्रैटेजीज है रीडिंग की। फिर आता है
डिस्कोर्स एनालिसिस, यूजिंग रीडिंग एज अ टूल, डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया। डिक्शनरी वाला पिछले चैप्टर में भी था, वही है, दोबारा नहीं बता रही मैं। एनसाइक्लोपीडिया क्या होती है भाई? एनसाइक्लोपीडिया वो बुक होती है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन होती है अलग अलग टॉपिक्स की। एनसाइक्लोपीडिया वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड एनकाइक्लिया पेडिया से आया है, जिसका मतलब है जनरल नॉलेज, ठीक है। फिर इसमें ये थोड़ा सा इतिहास दे रखा है कि पहली क्रिश्चियन एनसाइक्लोपीडिया 560 एडी में पब्लिश हुई थी। फर्स्ट मुस्लिम एनसाइक्लोपीडिया जो है उसके बाद आई थी। 1403 में योंगले एनसाइक्लोपीडिया पब्लिश हुई थी चाइना में, थोड़ा सा ये सब बता देना। फिर 74 पेज पे डिफरेंस एनसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी पे। एनसाइक्लोपीडिया जो होती है ये डिक्शनरी के साथ कंफ्यूज कर दी जाती है, पर ऐसा नहीं है। डिक्शनरी में वर्ड्स की डेफिनेशन होती है, एनसाइक्लोपीडिया में टॉपिक्स को डेप्थ में एक्सप्लोर किया जाता है। फिर इंटरनेट आ जाता है। इंटरनेट के बारे में आप जितना जानते हो सब लिख देना, ठीक है। कि इंटरनेट जो है ये शॉर्ट नेम है इंटरनेट सिस्टम का। इसमें वाइडेस्ट वैन होता है तुम्हारा, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट को एक्सेस कैसे किया जाता है? टेलीफोन कनेक्शन के साथ, मॉडम के साथ, कंप्यूटर के साथ जो मॉडम रहता है, ठीक है। कंपनी इंटरनेट कनेक्शन देती हैं, क्लाइंट प्रोग्राम्स के साथ ऐसे कनेक्ट करते हैं जैसे हम करते आए हैं हमेशा से, ठीक है। फिर इंटरनेट से आप क्या कर सकते हो? ट्यूटोरियल सीख सकते हो, किसी चीज़ के बारे में प्रैक्टिस कर सकते हो, डिस्कवरी कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो। कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या हैं? कि महंगे हैं, कॉस्टलियर हैं, ठीक है। लिमिटेड रोल होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। इसके बाद इंडिया जैसे देश में ये फैसिलिटीज़ जो हैं शहरों वगैरह में ही अवेलेबल हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस पे क्वेश्चन आता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एचटीटीपी, ये दोनों कर लेना। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होता है। ये जो रूल्स होते हैं ये फाइल को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं दो कंप्यूटर्स के बीच में, ठीक है। तो दे यूज अ प्रोग्राम कॉल्ड फाइल ट्रांसफर। जैसे आप अपने फ़ोन को अगर यूएसबी के साथ लैपटॉप से कनेक्ट करते हो तो आपके फ़ोन में एक मैसेज आता है ना फाइल ट्रांसफर करने का, कि क्या आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हो, वही है फाइल ट्रांसफर, ठीक है। तो वही बता देना कि जब हम अपने एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करते हैं किसी केबल के थ्रू, तो उसमें फाइल ट्रांसफर करने का ऑप्शन आता है, जिसका मतलब होता है कि हम अपने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइल को भेज सकते हैं, ठीक है। फोटोज भेजनी है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, ये। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो रूल है जिसके अंदर हाइपर टेक्स्ट जो होते हैं आपके HTML वाले स्पेशल कोडेड टेक्स्ट जो होते हैं वो भेजे जाते हैं, ठीक है। दिस वे HTTP जो है एक पावरफुल डिवाइस है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए। ये कंप्यूटर को सर्वर से ज्वाइन करता है। जो HTML भाषा होती है आपकी, ठीक है, ये जैसे आप ऊपर देखते हो ना www.html.com, ये। फिर इंटरनेट के टूल्स पता ही है। ईमेल क्या है? भर भर के लिखना है इसके बारे में, ठीक है। कि जब मेल को हम इंटरनेट के जरिए से इलेक्ट्रॉनिक वे में भेजते हैं वो ईमेल होता है। एक ईमेल लिख के दिखा देना छोटा सा, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? www जो एक वेब होता है, वेबसाइट होती है, ठीक है, जिसमें सारा डाटा होता है उस टॉपिक से रिलेटेड। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स होता है बेटा जब आप ऑनलाइन कुछ बेचते हो, ठीक है, ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट, जैसे अमेजोन वगैरह है, फ्लिपकार्ट वगैरह है। इसके बाद आता है आपका अलंकार, एलिट्रेशन, यूजिंग आइडियाज ऑफ लिटरेरी टर्म्स, सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पैराडॉक्स, आयरनी, सेटायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आ रखा है ये सब पे, दो दो नंबर में क्वेश्चन आ रखा है। सिमली क्या है? 2 नंबर, ठीक है। सिमली क्या होती है? उपमा अलंकार। जब आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हो लाइक या एज जैसे वर्ड यूज करके, जैसे एज ब्यूटिफुल एज रोज, ठीक है, एज ब्लैक एज क्लाउड, हर हेयर, हर हेयर इज, कैसे बताएंगे लाइक के लिए? जैसे शी लुक्स लाइक अ फेरी, ठीक है। तो लाइक और एज वर्ड जो होते हैं इनका इस्तेमाल करके किसी दूसरी चीज से कंपेयर करना सिमली होता है। मेटाफर का होता है जब हम कंपेयर नहीं करते, उस चीज को दूसरी चीज का को बता देते हैं, एज या लाइक वर्ड यूज नहीं करते। जैसे कि कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट, तो कैमल कोई जहाज नहीं है लेकिन हमने कैमल को ही जहाज कह दिया, ठीक है। माई मदर इज अ प्रिंसेस, माई मदर इज अ क्वीन, मेरी मम्मी क्वीन नहीं है लेकिन मैंने अपनी मम्मी को ही क्वीन कह दिया। अगर मैं कहती माई मदर इज लाइक अ क्वीन तो सिमली हो जाता, लाइक है, मैंने सिंपल बोला माई मदर इज अ क्वीन, ठीक है, कि मेरी माँ ही क्वीन है, तो ये मेटाफर हो गया, ओके।
एलिट्रेशन क्या होता है? अनुप्रास, जब कोई लेटर या वर्ड बार बार रिपीट होता है। ठीक है, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, इसमें चाचा चाचा रिपीट हो रहा है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खा 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 खा। ठीक है, हाउ हाई हिज ऑनर होल्ड इज नॉटी हेड, तो एच 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 हो रहा है। फरो फॉलोड फ्री, एफ 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 रिपीट हो रहा है, वर्ड भी रिपीट हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, पैराडॉक्स क्या होता है? जब आप किसी स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन देते हो, उल्टा। जैसे कि ट्रस्ट इज हनी विच इज बिटर। अब हनी क्या होता है? मीठा होता है, लेकिन सच क्या होता है? कड़वा होता है। लेकिन सच वो शहद है जो कड़वा है। तो ये बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, शहद तो मीठा है, फिर कड़वा क्यों? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है इसको पैराडॉक्स बोलते हैं। और फिर आयरनी होता है, यानी विडंबना। विडंबना यानी कि कोई रियल मीनिंग का इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट। जैसे कि कहते हैं ना, इस बात में कितनी आयरनी है, मान लो कि जैसे कि जैसे एग्जांपल तो इसका, जैसे उसके असल मीनिंग से उल्टा मीनिंग जो उसका होगा। फॉर एग्जांपल, आयरनी का क्या एग्जांपल दूं मैं? रुको। ला, 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 irony example। हाँ, जैसे कि एक फायर स्टेशन में ही आग लग गई, तो ये आयरनी है। फायर स्टेशन क्या है? उसका आग बुझाने का काम है, और वहीं आग लग गई। ठीक है, तो इट्स एन आयरनी। सेटायर क्या होता है? किसी को व्यंग कसना, तंज कसते हैं ना, तो वो सेटायर होता है। ठीक है, सेंस और लिटरेचर इन विच वाइसेस, फॉलिस, अब्यूजेस, शॉर्टकमिंग्स आर हेल्ड अप टू रिडिक्यूल, आइडली विद द इंटेंट ऑफ शेमिंग इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट। तो सेटायर यूजुअली सरकार के ऊपर कसे जाते हैं। ठीक है, कि इन्होंने तो ऐसे ऐसे वादे किए थे, अब क्या हुआ इनके वादों का। ठीक है, इसके बाद टीचिंग रीडिंग स्किल्स। ही खत्म क्यों नहीं हो रहा चैप्टर? इतना बड़ा कैसे हो गया ये अचानक से? रीडिंग क्लब। रीडिंग क्लब क्या होता है? रीडिंग क्लब एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे जो रीडर्स होते हैं वो रेगुलरली मिलते हैं और रीडिंग करते हैं। रीडिंग क्लब के फीचर्स क्या हैं? कि इसमें 15 या 15 से कम लोग होते हैं, यहाँ पे लोग रेगुलरली मिलते हैं। ठीक है, इट शुड हैव अ हेल्पर, यहाँ पे एक टीचर होना चाहिए जो उनकी रीडिंग को फैसिलिटेट करे। रीडिंग क्लब के अंदर लोकल लैंग्वेज के मटेरियल होने चाहिए, आर्टिकल, स्टोरीज, न्यूज़पेपर, ये सब होना चाहिए। रीडिंग क्लब से एक तो रीडिंग हैबिट बनती है, मज़े के लिए पढ़ एंजॉयमेंट हो जाती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, नए रीडर्स से मुलाकात होती है, फ्लुएंसी आती है, लिटरेचर सीखता है, सोशल कंटेक्स्ट डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें। क्लास लाइब्रेरी क्या होती है? कि क्लास के ही एक कॉर्नर में आपने एक लाइब्रेरी बना दी है, छोटी सी शेल्फ रख दिया है। ठीक है, एक स्टैंड रख दिया है, न्यूज़पेपर, मैगजीन सब वहाँ पे रख दिए हैं, वो क्लास लाइब्रेरी होती है। नहीं, क्लास लाइब्रेरी कोने में नहीं होती। क्लास लाइब्रेरी आपने एक कबर्ड बनाया है प्रॉपर, उसमें बुक्स रखी हैं। ठीक है, स्टैंड रखा है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, एनसाइक्लोपीडिया है, सारे मटेरियल्स की बुक्स हैं, रिसोर्स बुक्स हैं उसके अंदर, जो बच्चों की बुक्स हैं उसकी हेल्पिंग बुक्स हैं, वो क्लास लाइब्रेरी होती है। और रीडिंग कॉर्नर होता है, कोने के अंदर एक स्टैंड खड़ा कर दिया है बस। ठीक है, और वहाँ पे बच्चा जो है जाके अपने आप चुपचाप रीडिंग करना चाहता है तो कर सकता है। फिर आता है रीडिंग अलाउड एंड साइलेंट रीडिंग। तो लाउड रीडिंग वही है, सस्वर वाचन आपका, जिसमें जोर जोर से पढ़ना होता है बच्चे को। ठीक है, ये ग्रुप में भी हो सकता है और एक बच्चा अकेले भी पढ़ सकता है, तो इससे प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है, समझ आता है, एक्सप्रेशन समझ आते हैं। ठीक है, स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। स्टेप्स क्या है? पहले टीचर पढ़ के दिखाएगा, फिर बच्चे पढ़ेंगे, फिर उनसे सवाल पूछे जाएंगे। प्रिकॉशंस क्या है? लाउड रीडिंग करते टाइम मॉडल रीडिंग पहले देनी चाहिए। ठीक है, लाउड रीडिंग करते टाइम जो है पैसेज वो होना चाहिए जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जरूर पूछे जाएं। करेक्शन हाथों हाथ किया जाए जब बच्चा रीड कर रहा है। स्पीड को पर ज़्यादा एम्फेसाइज ना दिया जाए कि जल्दी जल्दी पढ़ो या धीरे धीरे पढ़ो। ठीक है, बच्चों वीक स्टूडेंट पे ज़्यादा अटेंशन दिया जाए। प्रोनाउंसिएशन की ड्रिल कराई जाए, कोई वर्ड बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं तो उसको बार बार बुलवाया जाए। एडवांटेज क्या है? स्पीच सीखता है, प्रोनाउंसिएशन सीखता है, सेंसरी ऑर्गन्स अच्छे हो जाते हैं, इमिटेशन की हैबिट आती है, ब्ला ब्ला ब्ला।
साइलेंट रीडिंग, मौन वाचन, जब मन में पड़ता है बच्चा बिना किसी आवाज के, ना होठ चलते हैं, ठीक है, ना आवाज आती है, उसको साइलेंट रीडिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, टाइम और एनर्जी बचती है, बच्चे को ज्यादा बेहतर समझ आता है। बड़ी क्लासेस में यूज होता है, ठीक है, छोटी क्लासेस में नहीं यूज होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वही सारे, ठीक है, बता देना। स्टेप्स क्या हैं कि टीचर जो है स्टूडेंट को साइलेंट रीडिंग क्या होती है ये बताएगा, उनको बोलेगा साइलेंटली पढ़ो, ठीक है, और देखेगा कि कोई बच्चा फुसफुसा के तो नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल बिना आवाज के पढ़ना होता है। उसके बाद उनसे सवाल पूछेगा कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे। एडवांटेज क्या है, वही टाइम एनर्जी बचता है, इंटरेस्ट वगैरह। डिसएडवांटेज क्या है, छोटे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो पाती है, पता नहीं चलता क्या पढ़ गए मन के अंदर वो अपने, ठीक है। इसके बाद साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, ये दोबारा आ गया तुम्हारा पेज 81 पे। 82 पे इंटेंसिव एक्सटेंसिव दोबारा आ गया है, ठीक है, सेम है वही, 68 और 69 पेज वाला है। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन देखो पेज नंबर 83 सबसे नीचे। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कैसे होते हैं, तीन तरीके के। एक फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप फैक्ट पूछते हो बच्चे से। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर किसी भी गिवन पैसेज के बारे में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हो, एब्स्ट्रैक्ट या फिलोसफिकल। असेसमेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप बच्चों की सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को एनालाइज करते हो। फिर पोएम्स वगैरह, इन पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है कि रीडिंग ऑफ पोएम के ऊपर नोट लिखो, ठीक है, तो इसमें बस पढ़ लेना कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। रिडल्स, जोक्स वगैरह, इन पे क्वेश्चन आया नहीं है। एक्सेंट और टोन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, ये यूनिट 2 से ही कर लेना है आपने, ठीक है। स्ट्रेस और इंटोनेशन मैंने आपको करा रखा है, पूरा यूनिट 2 के अंदर है। अब आ जाओ यूनिट 4 में। गला सूख गया यार। आ, आ, एक मिनट रुकना। इतना बोलती हूँ मैं पढ़ाते टाइम, फिर भी मेरी डबल चिन कम नहीं होती, बताओ। आ ना जॉ लाइन आती है, मुंह दुख गया मेरा। पेज नंबर 89 पे आ जाओ, राइटिंग। पहला ही क्वेश्चन आता है इसमें, भर भर के आता है कि अच्छी हैंड राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देखो, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपका एक एक लेटर जो आप लिख रहे हो वो नजर आना चाहिए, ठीक है। आपका एल टी में नहीं मिलना चाहिए, ए ई में नहीं मिलना चाहिए, यू एन में नहीं मिलना चाहिए, एस जेड में नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। एक एक लेटर, एक एक वर्ड क्लियरली नजर आए, डिस्टिंक्ट हो, प्रॉपर स्पेस हो, दो वर्ड के बीच में, दो लाइन के बीच में, दो पैराग्राफ के बीच में प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। आपकी हैंडराइटिंग सिंपल होनी चाहिए, फालतू की पूछे नहीं बनानी, जैसे एच की पूछ बना देते हैं, है ना, टी का हेड बना देते हैं, पी का पता नहीं कितना घुमा देते हैं 3-4 बार, उसको फालतू की वो नहीं करनी, घुमाना फिराना, पूछ हाँक नाक नहीं बनाने। सिंपल हैंडराइटिंग होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यानी आप जो लेटर्स लिख रहे हो उनका साइज यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक वर्ड लिखा तो उसमें आपने एक तो छोटा सा लिख दिया और दूसरे वर्ड के लेटर्स को बड़ा बड़ा लिख दिया, फिर छोटू लिख दिया, फिर बड़ा लिख दिया। आपकी जो राइटिंग है यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर आपका साइज जो है लिखने का वो 2 है या 3 है, तो वो सब हर एक वर्ड का 2-3 होना चाहिए, ठीक है। साइज ऑफ द लेटर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं लिखना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं लिखना चाहिए, मीडियम, ठीक है। लेजिबिलिटी, हैंडराइटिंग जो है वो लेजिबल होनी चाहिए, यानी कि पढ़ने में आसान होनी चाहिए, समझ आने वाली होनी चाहिए, ठीक है। फिर ब्यूटी, हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए, देख के मजा आए, ठीक है। एडजस्टमेंट बिटवीन राइटिंग एंड थिंकिंग, जो आप लिख रहे हो और जो आप सोच रहे हो उसके बीच में एडजस्टमेंट होना चाहिए। लिखने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। लेटर जो है वो 3 स्टाइल से लिखे जाते हैं, या तो आप राइट की तरफ झुके हुए होने चाहिए, या सीधे होने चाहिए,
या लेफ्ट की तरफ झुके हुए होने चाहिए, जैसे आपके ये डायग्राम दे रखा है, नीचे लकीरें खींच रखी हैं। या तो आप राइट की तरफ झुका के लिखो सारे लेटर, या लेफ्ट की तरफ झुका के लिखो सारे लेटर, या सीधे खड़े लिखो सारे लेटर। ठीक है, जैसे मैं सीधा खड़ा लिखती हूँ। ओके, 90 पेज पे आ जाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हैंड राइटिंग। तो भैया क्या होगा, अच्छी राइटिंग लिखोगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी हैंड राइटिंग से दूसरे लोग इंप्रेस हो जाएंगे, टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगी, दूसरे बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, अंडरस्टैंडेबल होगी। ठीक है, दूसरों के लिए आइडियल बनेगी, आप एक एज अ मोटिवेटर काम करोगे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, कम्युनिकेशन लिंक डेवलप होगा, आप अपने आइडियाज अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, एक पर्सनैलिटी इन्हांस होगी आपकी। ठीक है, टीचर्स को भी अच्छा लगेगा कि मेरा बालक जो है इतना बढ़िया लिख रहा है। इम्प्रूवमेंट ऑफ हैंड राइटिंग, क्या सजेशंस दोगे बच्चों को राइटिंग सुधारने के लिए? तो टीचर की जो हैंड राइटिंग है पहले वो अच्छी होनी चाहिए, फिर वो बच्चों को सुधारे। बच्चे जो है उनको 4 लाइन वाली जो नोटबुक होती है, जो छोटे बच्चों की नहीं होती, उसमें पहले लिखना सिखाओ। ठीक है, ताकि उनको पता चले कौन सा लेटर कहाँ पे रुकना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन बुक दो। ट्रांसक्रिप्शन बुक जो वो होती है तुम्हारी छपाई वाली बुक जो होती है ना, जिसमें बच्चे डॉट 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 के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल अटेंशन दो हर बच्चे की राइटिंग पे। और ये काम कब होता है, ये छोटी क्लास में होता है ना। 4th 5th का 6th 7th का 12वीं का टीचर जो है वो ये काम नहीं कर सकता। चार्ट्स दो बच्चों को, स्पेशल क्रेडिट दो अच्छी राइटिंग लिखने वाले बच्चों को, प्रॉपर मटेरियल दो, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन्स करवाओ। ठीक है, बच्चों को सही पोस्चर बताओ, कैसे बैठ के लिखना है, सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखो, सब चीज़ें। फिर बैड हैंड राइटिंग। बैड हैंड राइटिंग के क्या कारण हैं, ठीक है, और क्या असर पड़ता है? तो भाई देखो, आप बहुत ज़्यादा टेढ़ा लिख रहे हो। कारण क्या है कि आप अपनी किताब को अपने शरीर के बहुत करीब लिख रहे हो, आपका अंगूठा बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता, आप एकदम स्ट्रेट लिख रहे हो, यानी आपके जो हाथ हैं वो बहुत दूर हैं, फिंगर निप से दूर हैं। ठीक है, पेपर की पोजीशन गलत है, आप बहुत दबा के लिख रहे हो, यानी कि आप अपनी इंडेक्स फिंगर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, पेन गलत पकड़ा हुआ है, पेन जो है उसकी मोटाई ज़्यादा है, आप बहुत हल्का लिख रहे हो, यानी आपने ढंग से पकड़ा नहीं है। ठीक है, पेन जो है वो बहुत हल्का है, पेन का डायमीटर ज़्यादा बड़ा है, आप बहुत ज़्यादा एंगुलर लिख रहे हो, आपका थंब जो है वो स्टिफ है, मूवमेंट स्लो है, इरेगुलर लिख रहे हो, यानी कि हैंड की मूवमेंट स्लो है, पेन ग्रिपिंग अच्छी नहीं है, स्पेस बहुत ज़्यादा दे रहे हो। ठीक है, ये सारे बैड राइटिंग के कॉजेज होते हैं। फिर आता है जॉनरे। जॉनरे राइटिंग यानी शैली जो होती है, स्टाइल जो होते हैं आपके लिखने के। ठीक है, लिटरेरी जॉनरे क्या होते हैं बेटा, स्टाइल्स होते हैं। जैसे पोएट्री हो गई, शॉर्ट स्टोरी हो गई, नॉवेल्स हो गई, ये क्या है, स्टाइल है ना। तो पहला पोएट्री हो गया। पोएट्री क्या होता है, एक म्यूजिकल फॉर्म होता है लैंग्वेज का, जिसके अंदर हम रिदम के साथ, म्यूजिक के साथ बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं। ये एक ब्यूटीफुल चीज़ होती है, इसमें हम अपने इमोशंस को ब्यूटीफुली सामने रख सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आइडियम ईडियम्स होते हैं, जो मुहावरे, ये यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, ये पॉपुलर जॉनरे है लिटरेचर का, इसमें फिक्शन होता है, पीस ऑफ फिक्शन, एक छोटी सी कहानी होती है, 2-3 कैरेक्टर होते हैं, एक मॉरल होता है, एक टाइटल होता है। ठीक है, एक शिक्षा होती है इसके अंदर, क्लाइमेट होता है, कल्चर होता है, किसी भी आधार पे हो सकती है। शॉर्ट प्ले ड्रामा क्या होता है, एक छोटा सा नाटक होता है, कैरेक्टर होते हैं, प्लॉट होता है, थीम होता है। ठीक है, इसके अंदर डायलॉग्स होते हैं, एक्शन होता है, करके दिखाते हैं, लिसनिंग स्पीकिंग स्किल दोनों डेवलप होती हैं। बायोग्राफी, आत्मकथा, इंसान जो है, एक बंदा दूसरे बंदे के बारे में लिखता है। ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, जब हम खुद के बारे में लिखते हैं, आत्मकथा। बायोग्राफी जीवनी, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, हिंदी में बता रखे हैं ये सारी चीज़ें। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग क्या होता है? जब भी हमें कुछ लिखना होता है तो उसके 2 चरण होते हैं बेटा, 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है प्रोसेस, एक होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो वो है जो हमने लिख दिया, फाइनल हो गया, छप गया। प्रोसेस होता है जब हम लिख रहे थे। तो इसमें सबसे पहले आता है बेटा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है आप अपना दिमाग चलाओगे। मैंने आपको बोला कि बेटा कोविड के ऊपर पैराग्राफ लिख के दो। ठीक है, तो कोविड के ऊपर आप सबसे पहले क्या करोगे, अपना दिमाग तूफान लेकर आओगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे कि अच्छा कोविड है, कोविड के बारे में मैं ये लिख सकता हूँ, चाइना से आया था, अच्छा ऐसे ऐसे फैला था, इस देश में फैल गया था, अच्छा लॉकडाउन हो गया था। ये पॉइंट्स मैं अपने दिमाग के अंदर अभी क्या कर रही हूँ, इनका तूफान लेकर आ रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं करूंगी बेटा ड्राफ्टिंग।
ड्राफ्टिंग क्या होता है, मैं एक रफ पेपर लूंगी और उसके ऊपर बिना ग्रामर बिना स्पेलिंग पे ध्यान दिए हुए अपने आइडियाज को उतार लूंगी। ना मैं पंक्चुएशन पे ध्यान दूंगी, ना मैं ग्रामर पे ध्यान दूंगी, ना मैं स्पेलिंग पे ध्यान दूंगी। बस उनको जो मेरे दिमाग में चले थे वो सारे पॉइंट्स मैं रफली लिख लूंगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, उस रफ पेज को लेके एक 3-4 लोगों के पास जाऊंगी, मैं कॉन्फ्रेंसिंग करूंगी। ठीक है, मैं 3-4 लोगों के पास जाऊंगी और मैं उनसे बोलूंगी कि यार जरा ये देखना, ये मैंने लिखा है और इसमें कुछ पॉइंट्स अगर हटाने हो या जोड़ने हो तो जरा बताओ। ठीक है, तो 3-4 लोग जो हैं उन्हें क्या करना है, वो 3-4 लोग उसको पढ़ेंगे, उनको लगता है कुछ डालना है वो डलवाएंगे, कुछ हटाना है हटवाएंगे, लेकिन उस बंदे के पूरे आइडिया को चेंज नहीं करेंगे, क्रेडिट अपना नहीं लेंगे। ठीक है, उस बंदे के आइडिया को उस बंदे का ही रहने देंगे। ओके, फिर मॉडिफाइंग आएगा। अब आपने 3-4 लोगों से पूछ लिया, अब आप वापस अपनी सीट पे आओ। ठीक है, अब उसको मॉडिफाई करो, जो जैसे किसी ने आपको किसी की बात अच्छी लगी बुरी लगी उस हिसाब से आपने उसमें से एमिटिंग या एडिटिंग कर दी, कुछ जोड़ना है कुछ हटाना है ये सब कर दिया। फिर आप रिवाइज करोगे, रिवाइज करने पे आप उसको एक प्रॉपर पेज पे लिखोगे, पंक्चुएशन देखोगे, ग्रामर देखोगे, स्पेलिंग देखोगे। ठीक है, और अब कौन से पॉइंट है जो मुझे फाइनलाइज करने हैं ये करोगे, और लास्ट में फिर आप एडिटिंग करोगे, यानी कि आप उसको जो रिवाइज्ड मटेरियल है उसकी एडिटिंग करके छटाई वटाई करके उसकी, ठीक है, उसको प्रॉपर पेज पे लिख के आप उसको छापने के लिए दे दोगे, पब्लिश करवा दोगे। ठीक है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अलग अलग भी आ रखे हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है ये आ जाएगा, ड्राफ्टिंग क्या होता है ये आ जाएगा, कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, एडिटिंग क्या होता है। ठीक है, राइटिंग अ पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है भैया, पैराग्राफ होता है किसी टॉपिक के ऊपर 8-9 लाइन के अंदर कुछ लिखना। ठीक है, सेंटेंसेस को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना, सिंपल सेंटेंसेस लिखना। और क्या बता सकते हो पैराग्राफ में, मैं ये से बताना, एक पैराग्राफ लिख के दिखा देना इसमें। इसके बाद दोबारा आ गया ये राइटिंग एज अ प्रोसेस, पेज नंबर 96 पे वही है बिल्कुल जो पीछे वाले पॉइंट्स थे। मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग में 97 पे जो पॉइंट्स है वो डाल देना कि स्ट्रोक कैसे बनाने हैं, लेटर किस शेप साइज के होने चाहिए। ठीक है, हाँ, राइट स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, लेटर वर्ड लाइंस, कैपिटल लेटर कैसे होने चाहिए, पंक्चुएशन कैसे होनी चाहिए, इन सब का ध्यान रखना है। फिर आता है बिगनर्स जो होते हैं छोटे बच्चे, इनमें राइटिंग को कैसे इनिशिएट करें। ठीक है, तो देखो क्या देखोगे, छोटे बच्चों में मुझे अगर राइटिंग इनिशिएट करवानी है, उनको लिखना सिखाना है, तो क्या कर सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे लेटर्स लिखेंगे। ठीक है, और बच्चों की जो हाथ है, फिंगर्स हैं, उनको बोलेंगे इसके ऊपर फेरो। ठीक है, फिर एक एफ जी फ्रेंच मेथड आता है। एफ जी फ्रेंच मेथड होता है, वो ये कहता है कि पहले बच्चों को स्मॉल लेटर सिखाओ। हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू कर देते हैं, है ना, ए सीना सीधा ए नहीं सिखाना चाहिए, पहले बच्चों को छोटे लेटर सिखाओ, स्मॉल लेटर, और वो भी पता है कैसे, पहले सर्कल वाले सिखाओ, क्योंकि बच्चों को गोला बनाना बड़ा अच्छा लगता है। आप देखो दीवारों पे वो गोले बनाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, ओ सी डी बी जिनमें गोल गोल बनता है। ठीक है, एम एन एच, उसके बाद ये जो सीधी टेढ़ी लाइन वाले डब्ल्यू ए एक्स ये होते हैं, ये बनवाओ। ठीक है, उसके बाद बड़े कैपिटल लेटर्स के बाद ऊपर आओ। कैपिटल लेटर्स में आप राउंड कैपिटल्स पहले सिखाओ, जैसे कि ओ क्यू सी, फिर स्क्वायर कैपिटल। ठीक है, जैसे कि एच एन एम, फिर हाफ स्क्वायर ई एफ, हाफ सर्कल एस पी बी आर, ये सिखाओ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चा बेहतर तरीके से लिखना सीखता है। फिर आता है कौन सी टेक्निक्स हैं जो राइटिंग में मदद करेंगी। ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग क्या होता है, आपने डॉट डाल के दे दिया और उस पर बच्चा पेंसिल फेर रहा है। फ्लैश कार्ड, आपने बच्चे को फ्लैश कार्ड दिए, उन पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, बच्चा उन पे उन्हें देख के नोटबुक में लिख रहा है। ब्लैक बोर्ड, आपने ब्लैक बोर्ड पे कोई लेटर लिखा, बच्चा उस पर अपनी उंगली फेर रहा है। फर्स्ट लाइन, आपने पहली लाइन लिख दी और बच्चा उसको देख के पूरे पेज पे उतार रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट, ये क्वेश्चन आता है 8 नंबर में।
तीन तरीके की स्क्रिप्ट होती है बेटा, प्रिंट स्क्रिप्ट, कर्सिव, राउंड कर्सिव। प्रिंट जो आपकी बुक में आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो प्रिंटेड लिखा हुआ है ये प्रिंट स्क्रिप्ट है। आपकी हैंड राइटिंग को स्क्रिप्ट बोलते हैं बेसिकली। तो प्रिंट स्क्रिप्ट होता है जो प्रिंटिंग में यूज होता है। इसमें वर्ड देखो आपस में जुड़े हुए नहीं है, इसको पढ़ना आसान होता है, एक एक वर्ड जो है वो उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। प्रिंट मटेरियल जो होता है उससे याद भी जल्दी होता है, ठीक है। कर्सिव स्क्रिप्ट जो है, कर्सिव स्क्रिप्ट होता है रनिंग राइटिंग, जिसमें सारे लेटर जुड़ के बनते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या बोलते हैं, कर्सिव प्रिंट जो होता है इसमें कंफ्यूजन हो जाती है लेटर्स के बीच में, और इसमें याद जल्दी नहीं होता है ना, ठीक है। स्पीड तो बढ़ जाती है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कि शुरुआत में हम कर्सिव नहीं सिखा सकते बच्चों को, कॉम्प्लेक्स होती है, आसानी से समझ में नहीं आती, क्लैरिटी नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि ए बी सी डी का कर्सिव में लिखना है, यहाँ पे प्रिंटेड में लिख दिया है इन्होंने, ये प्रिंटेड में नहीं कर्सिव में लिख के दिखाना है। और राउंड कर्सिव होता है बेटा जिसके अंदर कुछ लेटर्स जुड़े हुए होते हैं, कुछ लेटर्स अलग अलग होते हैं। प्रिंट और कर्सिव का मिक्सचर होता है राउंड कर्सिव, ठीक है। ओके, इसके बाद आते हैं टीचिंग राइटिंग के मेथड। पहला किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन मेथड क्या है, एक डब्बा लो, उसमें टुकड़े डाल दो प्लास्टिक के, वही जो मैंने बताया था ना लेटर्स होते हैं उनके अलग अलग टुकड़े, पजल्स वाला, वो किंडरगार्टन मेथड है। ट्रेसिंग मेथड, वही डॉट 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 डाल दो, बच्चे उसके ऊपर पेंसिल फेरेंगे। फ्री इमिटेशन मेथड, ब्लैक बोर्ड पे उतार दो, बच्चे नकल करेंगे। एफ जी फ्रेंच मेथड जो अभी बताया है मैंने, पहले स्मॉल लेटर सिखाओ फिर कैपिटल लेटर सिखाओ। फिर आता है टीचिंग स्ट्रोक्स एंड कर्व्स। तो एफ जी फ्रेंच मेथड में कहता है कि टीचिंग स्ट्रोक सिखाओ बच्चों को, ऐसे लाइनें सिखाओ। पहले आपने देखा होगा कि छोटे जो नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं उन्हें लाइनें बनाना सिखाया जाता है ना। फिर टीचिंग सर्कल्स, फिर सर्कल्स बनाना सिखाओ। तो लाइनों से वो क्या सीखेंगे, ए ई एफ एच, सर्कल से क्या सीखेंगे, ई सी ओ क्यू। फिर उनको स्ट्रोक और सर्कल कंबाइन करके सिखाओ, उससे क्या सीखेंगे, बी डी पी। फिर उनको कर्व सिखाओ, उससे वो सीखेंगे एस जे। फिर स्ट्रोक और कर्व को कंबाइन कर दो, उससे सीखेंगे आर एन एम एन, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क वाला चैप्टर 2 में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। 105 पे कैपिटल लेटर्स है। कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज होंगे, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, फ्रेश लाइन होगी, ठीक है, फ्रेश पैराग्राफ होगा, प्रोनाउंस जब यूज करते हैं, जब किसी का नाम हम लेते हैं, ठीक है। आई हमेशा कैपिटल होता है, नाउन और प्रोनाउन पे यूज होता है, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल्ड और गाइडेड राइटिंग। कंट्रोल्ड राइटिंग होता है बेटा छोटे क्लासेस में जब टीचर आपको बताता है क्या लिखना है, ठीक है। जैसे टीचर बोलता है कि चैप्टर 1 के फर्स्ट पेज की राइटिंग लिखो, तो ये कंट्रोल्ड राइटिंग है। टीचर आपको बता रहा है कि माय कैट पे 5 लाइन लिखनी है, और वो 5 लाइन भी मैं बताऊंगी क्या लिखनी है। माय काउ पे 5 लाइन लिखनी है, तो 5 लाइन वो खुद बता रही है टीचर, ये होती है कंट्रोल्ड, ठीक है। टीचर के गाइडेंस में लिखना, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जब आप टीचर की गाइडेंस में लिखते हो तो आपकी करेक्शन हो जाती है, कहीं गलती कर रहे हो सुधार हो जाता है, मिस्टेक्स ठीक कर देती है, वो फॉलो अप ले लेती है, ठीक है। फिर आता है एक आपका फ्री, 108 पेज पे फ्री राइटिंग बेटा बड़ी क्लास में होती है, ठीक है। जब आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक बोल दिया जाता है, टीचर बोलती है सेव वाटर पे लिख के दिखाओ, ठीक है, तो वहां पे वो गाइड नहीं करती, आप खुद लिखते हो, है ना। फ्री राइटिंग वो होती है जिसमें टीचर का इंटरफेरेंस नहीं होता, आप इंडिपेंडेंटली खुद लिखते हो। फ्री राइटिंग के डेंजर क्या है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में लिख सकता है, वोकैबुलरी अच्छी नहीं हो सकती, टीचर उसकी प्रॉब्लम नहीं, मिस्टेक्स नहीं पकड़ पाएगा। क्रिएटिव राइटिंग होती है कुछ ओरिजिनल लिखना, ठीक है, यानी जो पहले कभी ना लिखा गया हो ऐसा कुछ ओरिजिनल लिखना, वो क्रिएटिव राइटिंग होती है। ये आपकी खत्म हो गई इंग्लिश। पीवाईक्यूज की फोटो मैं भेज दूंगी, ठीक है। अब ये बताओ कल कौन सी बुक उठानी है, मैथ्स उठा ले, आसान है, जल्दी खत्म हो जाएगी, वो भी जो जल्दी जल्दी खत्म